नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इसमें आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के 19 नंबर टॉपिक केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को देखेंगे, उसके तत्पश्चात 70 MCQ को भी हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, जो विगत 2020 के पहले किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा ही गया है। तो चलिए एक कदम सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे केंद्रीय मंत्री परिषद की। बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए लोकसभा में फिर जिसकी सरकार बनती है उसमें पूरा का पूरा जो केंद्रीय मंत्री परिषद में जो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री यहाँ पे शामिल होते हैं। आर्टिकल 74 सब आर्टिकल 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो इसीलिए राष्ट्रपति की जो शक्ति है, देखिए पूरा का पूरा उसकी शक्ति अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री में आ जाएगा, क्योंकि सलाह देने वाला प्रधानमंत्री होगा। अब जो सलाह देगा राष्ट्रपति के लिए वो बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा और मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री है, परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार यहाँ पे कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अब राष्ट्रपति की शक्ति को यहाँ पे सीमित कर दिया गया कि पहले वो पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा, लेकिन पुनः अगर उसको पुनर्विचार करके भेज दिया गया तो बिल्कुल बिल की तरह है कि भाई अब राष्ट्रपति को ठीक है उसमें साइन करना ही पड़ेगा। तो कुछ यही है यहाँ पे, ठीक है, बिल नहीं विधेयक की तरह है। विधेयक में साइन कर देगा तो फिर वो बिल बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अनुच्छेद 74 सब आर्टिकल 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। देखिए ठीक है, कितना ये गोपनीयता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की जो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो शपथ ग्रहण वगैरह में आप लोग देखते होंगे खूब चलते रहता है। अनुच्छेद 71 क के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से यहाँ पे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब एज्यूम करिए, ठीक है, कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 545 अगर मान के चलते हैं तो 15% से उसका अधिक नहीं होना चाहिए। तो 545 का 15% निकाल लीजिए। राज्य में जहां पर सीटों की संख्या 40 होगी वहीं अधिकतम 12 मंत्री यहां पे बनाए जा सकते हैं। संविधान 91 संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से यहाँ पे मंत्री की ही होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का अगर सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। साफ साफ लिखा गया है। इसीलिए आप देखते होंगे कि 6 महीने के अंतर्गत ही उसको, ठीक है, राज्यसभा का, क्योंकि चुनाव तो हो गया होता है तो लोकसभा का सदस्य तो नहीं बन सकता है, तो बैक रास्ते से उसे राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। या फिर राज्यों में भी देखिए, जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में
मंत्रालयों की संख्या देखिए यहाँ पे उस समय 18 थी, चूँकि ये बेसिक चीज़ें हैं ना, जब संविधान का जब निर्माण हुआ था तब। तो इस समय आप सोचिए मंत्रालयों की संख्या 18 हो गई। अब उस समय प्रधानमंत्री को चुना नहीं गया था, क्योंकि प्रथम जो चुनाव ही हुआ है 1952 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन संपूर्ण संविधान जब यहाँ पे कंप्लीट तैयार हो गया था तो सर्वसम्मति से प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, प्रथम नागरिक के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। अब आइए हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा यहाँ सही है। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता सही नहीं है। वह संसद के प्रति कह रहा है उत्तरदायी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल कर देगा। और डे टू डे टाइम में देखते होंगे किसी मंत्री को ये पद दे दिया, किसी को उस पर से हटा दिया। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। भारत का प्रधानमंत्री होता है, कैसे होता है आप ठीक है ध्यान रखिएगा, निर्वाचित है, चयनित है, मनोनीत है। इसीलिए जब आप वोटिंग करते हैं तो आप ठीक है जो निर्वाचित जो होते हैं उसमें जो चयनित होते हैं, ठीक है, तो निर्वाचित अलग है, चयनित अलग है और मनोनीत यहाँ पे अलग है। निर्वाचित का मतलब क्या होता है कि भाई हम जिसे वोट दे के अपने विधायक सांसद को चुनते हैं। चयनित का मतलब क्या होता है भाई जिसका चयन हो गया, जैसे कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस में आपका चयन हो गया। तीसरा होता है मनोनीत होना, मतलब इसमें क्या होता है मनोनीत राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा कुछ सदस्यों का अपने मन से चुन लिया जाता है। उसके बाद होता है नियुक्त करना, मैंने नियुक्ति, जब आप ठीक है जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए तो फिर आपको नियुक्त कर लिया जाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री इन सब में जो इम्पोर्टेंट है वो है नियुक्त, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या सत्य कह रहा है कि यहाँ पे नहीं है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। जब तक कि अपने पद में रहे कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि किसी को गोली भी मार दे तो कुछ नहीं हो सकता है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश यहाँ पे नहीं कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य होते सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना देनी पड़ेगी, ये भी बिल्कुल सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, अब ये नहीं था, हमने देखा था, अभी साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई न्यायालय में मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दिया था, ठीक है, कुछ नहीं होगा, इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। इसे सब काट दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा मैं रीडिंग करते समय इसे मैं सही कर देता हूँ, लेकिन करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका यहाँ पे मुख्य है। तो राज्य सरकार का नहीं, केंद्रीय सरकार का, ये बिल्कुल सही है, केंद्रीय सरकार का मुख्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, क्या दायित्वों का। देखिए आर्टिकल 78 में हम लोग अभी देख रहे हैं तो बहुत आसान है हमारे लिए इसको सॉल्व करना, लेकिन एग्जाम में सोचिए जाएंगे तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 78 का जो संबंध है वो प्रधानमंत्री से, ठीक है, इसका संबंधित है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 5 का डी। नेक्स्ट, कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का यहाँ पे तात्पर्य क्या है। तो कैबिनेट स्तर के जो भी मंत्री हैं उनको, वही जो प्रमुख होते हैं उनको बुला लिया जाता है, इसमें सिलेक्टेड लोग ही होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पे सम्मिलित होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री, याद रखिएगा केवल कैबिनेट मंत्री इसमें सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो संसदीय शासन में वास्तविक जो कार्यपालक की जो शक्ति है बताने की जरूरत नहीं है, एक ही व्यक्ति है, वो है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। अब चलिए आके विचार करते हैं हम लोग, क्या है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में युक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, बिल्कुल सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई इकाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से ही, ठीक है, हुई कही जाएगी, बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 9 का ए। नेक्स्ट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकेंगे।
किसी भी कीमत पे नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को यहाँ पे विवेचित करता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 17(5). नेक्स्ट, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर जनरली माने, ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य वो नहीं हो सकता है, आमतौर पे लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का यहाँ पे अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान यहाँ पे कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होता है? ठीक है, नियुक्ति के समय यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट लाइन है, माने ठीक है, ऐसा हो सकता है और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। भाई जो भी पार्टी का अगर मजबूत व्यक्ति, मान के चलिए लोकसभा का चुनाव हार गया है, उसी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो भाई उसको पिछले बैक दरवाजे राज्यसभा से भाई उसको मेंबर बना दो। 6 महीने के अंदर एक काम करना होता है। ठीक यही चीज विधानमंडल में भी क्या होती है? लागू होती है राज्यों के। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 15 का ए। नेक्स्ट 16 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम वर्ष यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम वर्ष लोकसभा का सदस्य के बराबर होना चाहिए, 25 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। उप प्रधानमंत्री का पद यहाँ पे सृजन होता है। अब उप प्रधानमंत्री का जो पद सृजन होता है, कहाँ से इसका पद सृजन होता है? तो संविधान के प्रावधानों से, ठीक है, हटकर इस चीज को लाया गया है। ऐसा कोई प्रावधान संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया गया है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अब देखिए 2010 में पूछा गया, चूंकि उस समय है तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा असम के राज्यसभा के सदस्य। देखिए प्रधानमंत्री है लेकिन राज्यसभा के सदस्य थे, जीत नहीं पाए थे लोकसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री को डैश डैश के द्वारा यहाँ पे अब किया जा रहा है। किसके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य यहाँ पे सही है? भारत का प्रधानमंत्री क्या है? ठीक है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग यहाँ पे करता है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे रह सकता है। केंद्रीय मंत्री रह सकता है कब? 6 माह के लिए। कितना के लिए? 6 माह के लिए। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उससे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ठीक है, कितने दिन माह बाद? तो बहुत आसान इसका, ठीक है, उत्तर है 6 माह बाद। ठीक है, 6 माह बाद। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही नहीं है? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है। वो है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का होना चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? लोकसभा के प्रति। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार तीनों ही करेक्ट उत्तर है। अनुच्छेद 74(3) के अनुसार इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा बी। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 74(3) संविधान में यहाँ पे है ही नहीं, तो सोचिए फिर कैसे होगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होती है किसके प्रति? अब देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, अध्यक्ष के प्रति। तो जब भी यहाँ पे मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी, ध्यान रखिएगा, जब भी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी वो संसद के प्रति यहाँ पे उत्तरदायी होगी, चूंकि इसमें यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा नहीं दिया है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति यहाँ पे उत्तरदायी होगी? किसके प्रति? संसद के प्रति।
मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? अभी बार बार देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मंत्री परिषद दे दिया है, अब दिया है यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जो कि लोकसभा है, ठीक है, यहीं से इसका पावरफुल अधिक है, निम्न सदन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है? कौन सी स्थिति सही नहीं है? राष्ट्रपति कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू हो जाएगा। पूछ रहा है सही नहीं है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग देने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करते रहती है जब तक कि दूसरा ना आ जाए। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के प्रति किसके? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे क्या करना है? विचार करना है। तो विचार करिए आप लोग, ठीक है। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद का क्या करते हैं? धारण करते हैं। अब प्रसाद पर्यंत है, प्रधानमंत्री के सेंस में ऐसा नहीं है, स्वविवेक का प्रयोग किया गया। प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति से, ठीक है, को रिलेट कीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 30 का ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से यहाँ पे उत्तरदायी होगी, ठीक है। तो देखिए केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि सामूहिक रूप से यहाँ पे उत्तरदायी होगी। ऐसा नहीं है जो मंत्री किया रहेगा वो जिम्मेदार होगा, पूरा मंत्रिपरिषद कैसे होगा? तो पहला गलत हो जाएगा। पहला जब गलत हो जाएगा तो आप, ठीक है, यहाँ पे चुन भी सकते हैं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। ऐसे आप एलिमिनेट करके भी प्रयास कीजिएगा, एग्जाम में टाइम बच जाएगा। बशर्ते कंफर्म होना चाहिए कि कोई एक स्टेटमेंट सही है या फिर कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहाँ पे पद धारण करेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति आ गया, बिल्कुल सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 31 का यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन करना चाहिए? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र यहाँ पे देना चाहिए। एकदम सिंपल है, ठीक है। मैंने जैसे ही 545 में से, ठीक है, जो भी 273 74 नहीं आया तो देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद यहाँ पे रख सकता है? कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? वो है यहाँ पे विश्वास प्रस्ताव। संसद में विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को यहाँ पे त्याग देना पड़ेगा, ठीक है। किसको यहाँ पे त्याग देना पड़ेगा? सोचिए, ठीक है, लोकसभा को। अपनी त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी? किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी? वो है यहाँ पे, ठीक है, अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर की आवश्यकता होगी। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या एटलीस्ट माने कम से कम यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? ठीक है, वो होनी चाहिए यहाँ पे 15, कम से कम 50, ठीक है, सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संख्या है, ये संख्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, 50। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई यहाँ पे कह रहा है कि उल्लेख ही नहीं किया गया है, बिल्कुल सही किया गया है, ठीक है, करेक्ट है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 38 का सी। नेक्स्ट,
लाभ के पद का निर्णय यहाँ पे डिसीजन कौन करेगा? अब लाभ के पद का, ठीक है, होता है ना, एक व्यक्ति कई काम करता है, वो करेगा संघीय संसद करेगा, ध्यान रखिएगा, संघीय संसद डिसाइड करेगा कि लाभ का पद है कि नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका। अब देखिए, कार्यपालिका कह रहा है किसके अधीन काम करता है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, विधायिका। विधायिका का बड़ा गोला और कार्यपालिका का छोटा गोला बना दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में यहाँ पे रक्षा मंत्री बन गया? तो ध्यान रखिएगा, नेहरू की कैबिनेट में, अर्थात जब चुनाव वगैरह सब हो गया होगा तब, ठीक है। तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा कैलाश नाथ काटजू। कौन है? कैलाश नाथ काटजू। देखिए, कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में, और इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से आपको आना ही चाहिए, पर स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। इसे तो ठीक है, यहाँ पे जॉन मथाई का नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा पेच क्या है कि संविधान जब बनने की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसी समय एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसको उत्तराखंड पीसीएस ने इसका उत्तर स्टार यहाँ पे दे दिया है। ध्यान रखिएगा, क्या दे दिया है? स्टार दे दिया है, क्लियर नहीं किया गया। आइए हम देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री के कृष्णमुखम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री यहाँ पे नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का, ठीक है, प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री यहाँ पे कौन था? इस तरह का प्रश्न देखिए स्टेट पीसीएस वगैरह में जनरली पूछा ही जाता है। तो स्वतंत्र, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री यहाँ पे कौन था? वो थे यहाँ पे BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में कह रहा है कि उल्लेखित ही नहीं है, चर्चा नहीं किया गया? बजट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, शब्द यहाँ पे बजट। नेक्स्ट, भारत के 12वें 15 प्रधानमंत्री थे। ईपीपीसीएस देखिए 2005 में पूछा गया है, HD, ठीक है, देवगौड़ा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देवगौड़ा का जो टाइम पीरियड है, आपको ध्यान होगा, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा हुआ था, लगभग 96 से 97 के आसपास। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 96 से 97 के आसपास। चंद्रशेखर की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इनका जो टाइम लाइन है लगभग 1990 के आसपास, बहुत शॉर्ट टर्म में लोग, ठीक है, रहे हुए हैं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इनके टाइम लाइन को जनरली आप लोगों को याद ही होगा, 1998 से लेके, ठीक है, 2004 के बीच। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इंद्र कुमार गुजराल, कौन है? इंद्र कुमार गुजराल, 1997 से लेके 1998, ये भी बेहद शॉर्ट टर्म में रहे। तो 1997 से 98। बच रहा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से, ठीक है, 90 के बीच। देखिए कैसे 1990 के आसपास देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल स्टेबलाइज सरकार नहीं थी, गठबंधन का सरकार तब बनता था, टूटते रहता था, बड़ी समस्या थी। इसीलिए 46 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक का सी हो गया, एक का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए है यहाँ पे, एक का हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एक का, सॉरी, सी का हो गया 2, ठीक है, सी का है यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, सी का हो गया डी, ठीक है। तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 46 का, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है, डी। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, दिया भी गया है पूरा का पूरा विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? एक से अधिक बार जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है वो है यहाँ पे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी तो है ही यहाँ पे। इसके अलावा इंदिरा गांधी ये भी है, जवाहरलाल नेहरू ये भी है, गुलजारी लाल नंदा ये भी है, यानी उपयुक्त सभी लोग यहाँ पे हुए ही हुए हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद
एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। कितने बाद? एक बार से अधिक समयांतर के बाद यहाँ पे सुशोभित किया। इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, देखिए आप लोग थोड़ा सा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अभी देखें हम लोग, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री पर एक बार से अधिक समयांतर के बाद यहाँ पे सुशोभित किया, तो 3, 4, 5। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के समय समय अंतराल काल नहीं था, कंटिन्यू था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? बड़ा फेमस नाम है। ठीक है, लाल बहादुर यहाँ पे शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री वो नहीं रहे? वो है चंद्रशेखर। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसके अलावा सब है, एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री से पूर्व किसी राज्य के यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं रहे? बार बार रिपीट हो रहा है, अभी हम लोगों ने इनका नाम देखा हुआ था, चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के यहाँ पे कौन थे? सदस्य थे। तो लोकसभा के जो यहाँ पे सदस्य थे, चंद्रशेखर, ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर। बाकी लोग तो ठीक है, या तो थे ही नहीं या फिर उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित ही नहीं हुआ? देखिए, संसद में कभी उपस्थित ही नहीं हुआ, बड़ा फेमस नाम है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, किस आर्टिकल में हुआ है? अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो अनुच्छेद 352 याद होगा, 352, 56, 360 इमरजेंसी से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री यहाँ पे रह चुके हैं? भारत के केंद्रीय मंत्री यहाँ पे रह चुके हैं, पी.वी. सिंह रह चुके हैं, आर वेंकटरमण, वाई.बी. चरवाण, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, सब के सब। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक घोषित की गई, माने कब डिक्लेयर किया गया? किस प्रधानमंत्री के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया? बड़ा फेमस नाम है, नरसिम्हा राव, 1990-91 के दौरान। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? क्या मनमोहन सिंह थी कि नहीं है? वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ध्यान रखिए, ही नहीं है, बाकी सब ठीक, बाकी सब ठीक है। निम्न वाक्यों का यहाँ पे अध्ययन कीजिए, कह रहा है निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। मंत्री नीति बनाते हैं और लोकसभा उनका क्रियान्वयन करता है। मंत्री नीति बनाते हैं और लोकसभा उनका क्रियान्वयन करता है, बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ठीक है, तो ये भी जो है सही है, लेकिन कथन कारण का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर उल्टा होता है तो फिर ये हो सकता था। नेक्स्ट, कथन, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति, किसके प्रति? दोनों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। मैंने आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति होता है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, कथन गलत है और कारण सही है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनिए। कथन कारण वाला यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट आ रहा है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान यहाँ पे नहीं करता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, ये उल्टा होना चाहिए ना, तब तो, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 60 का यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार कीजिए। प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में यहाँ पे निहित होती है। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, ऐसा नहीं है, संघ में नहीं होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी।
नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन यहाँ पे सदस्य होंगे। किसके? केवल लोकसभा के दिया है। अब केवल लगत ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन यहाँ पे कार्य करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो 62 का हो जाएगा न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से, कितना? 15% से कह रहा है कि अधिक यहाँ पे नहीं होगी। कौन बताता है? तो 91वां, ध्यान रखिएगा, 91वां, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। कितना? 18 थी, जो कि बिल्कुल सही है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। ये थोड़ा सा ठीक है, चेंज होते रहता है। देखिए 2009 में पूछा गया, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? कौन सा आधिकारिक दस्तावेज? वो है यहाँ पे, ठीक है, श्वेत पत्र। क्या है? श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी ना पड़े? किस पे यहाँ पे किया जाएगा? आर्टिकल 257(1) के तहत। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर, ध्यान रखिए, किसकी रिपोर्ट पर ये आधारित था? वो था गोपाल स्वामी अयंगर। किसके? गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के यहाँ पे कार्य हैं? ठीक है, तो सचिवालय के यहाँ पे कौन से यहाँ पे कार्य हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ पे मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, अभी ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, सचिवालय सहायता ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, सॉरी, ठीक है, ये होगा सचिवालय सहायता है, ठीक है ना। तो देखेंगे सचिवालय है, केंद्र सरकार के पास के सेंट्रल सेक्रेटरिएट है। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना, ऐसा नहीं है, ठीक है, तीसरा नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री में से किसका यहाँ पे, निम्नांकित में से किसका यहाँ पे सुमेलित नहीं है? 69 है, किसका सुमेलित यहाँ पे नहीं है? राजीव गांधी लिखा है कर्मभूमि, ठीक है, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि है, ना कि कर्मभूमि। कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। अन्य विकल्प देखा जाए तो सुमेलित है, याद कीजिएगा इसे। जवाहरलाल नेहरू शांति वन, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और LB सिकरे मैंने लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ठीक है, बहुत आसान है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, 70 ठीक है MCQ मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहें, लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।